अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन साइकिल। उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन साइकिल में जो सबसे पहला स्टेप है वो है एडजॉर्प्शन ऑफ द बैक्टीरियोफाज विद द बैक्टीरियम। हमने पहले बताया कि ये बैक्टीरियोफाजिस जो होते हैं ये बैक्टीरियम को अटैक करते हैं और इनको तबाह बर्बाद करके जो बायोस्फीयर में बैक्टीरिया की तादाद है उनको कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और उनके फ़ायदे और भी बहुत सारे हमने पहले आपको बताए हैं। अब ये इन्फेक्ट कैसे करते हैं, बैक्टीरियम को तबाह कैसे करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, तो उसमें पहला स्टेप हम आपको ज़रा डिटेल में बताने जा रहे हैं। वो है एडजॉर्प्शन, उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन जो स्टेप है उसमें मज़ीद हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एडजॉर्प्शन में सबसे पहले अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफाज विद द बैक्टीरियम, और दूसरा स्टेप है पेनिट्रेशन ऑफ दिस बैक्टीरियोफाज टू द बैक्टीरियम। तो अटैचमेंट में सबसे पहले क्या होता है और कैसे होती है। बैक्टीरियोफाज में क्या होते हैं, आपको बताया कि सबसे पहले हेड होता है, कैप्सिड जिसको कहते हैं, फिर उसकी नेक होती है और नेक के नीचे टेल होती है। टेल में बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले बेस प्लेट है और उसका टेल डबल लेयर्ड भी हो सकती है, और उसके ऊपर स्पाइक्स बने हुए होते हैं उन और टेल फाइबर्स बने हुए होते हैं। तो ये जो अटैचमेंट है बैक्टीरियोफाज की बैक्टीरियम के साथ, ये उन टेल फाइबर्स की मदद से होती है। जो टेल फाइबर्स मौजूद होते हैं टेल में, टेल फाइबर्स, और जो टेल फाइबर्स के साथ स्पाइक्स जिनको कहते हैं, टेल फाइबर्स और स्पाइक्स की मदद से ये बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियम के साथ अटैच होता है, अटैचमेंट होती है। ये अहम किरदार अदा करते हैं अटैचमेंट में। जब अटैचमेंट हो जाती है, अच्छा, दूसरे नंबर पे ये भी नोट करने वाली बात है कि कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें जो अटैचमेंट होती है बैक्टीरियोफाज की, वो इस तरह होती है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के इर्द गिर्द जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन पर प्रोटीन्स के साथ अटैचमेंट हो सकती है, नंबर एक, या लाइपोपोलीसेक्राइड्स के साथ अटैचमेंट हो सकती है, नंबर टू, या ओलिगोसेक्राइड्स के साथ अटैचमेंट हो सकती है। ये बैक्टीरियोफाज इन तीन चीज़ों के साथ अटैच हो जाता है या हो सकता है, और जब अटैच होगा तो फिर उससे अगला स्टेप पेनिट्रेशन का शुरू होगा। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है, उसके साथ अटैचमेंट की बात हो रही है। अब आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। एक मिसाल लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सबसे अहम मिसाल जो है वो है कम्प्लेक्स म्यूरिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। तो उनमें अटैचमेंट इस तरह होती है कि इन बैक्टीरिया के ऊपर एक पोटेंशियल बाइंडिंग साइट्स होती हैं, पोटेंशियल बाइंडिंग साइट्स होती हैं उस ग्राम पॉजिटिव कम्प्लेक्स म्यूरिन बैक्टीरियम के ऊपर पोटेंशियल बाइंडिंग साइट्स होती हैं। बैक्टीरियोफाज उन पोटेंशियल बाइंडिंग साइट्स के साथ अपने टेल फाइबर्स और स्पाइक्स की मदद से जाके अटैच हो जाता है, और जब अटैच हो जाता है तो फिर उससे अगला स्टेप शुरू होता है, वो है पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन क्या है, अटैच हो गया, अटैचमेंट के बाद अब इस बैक्टीरियोफाज ने उस बैक्टीरियम के अंदर पेनिट्रेट करना है, अंदर जाना है। तो पेनिट्रेशन के लिए दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ वही बैक्टीरियोफाज की जो टेल है वो इस तरह अपने आप को सेट करती है कि वो पेनिट्रेट कर ले अच्छे तरीके से, उसके अंदर बैक्टीरियम के अंदर जाना शुरू कर दे। टेल का अहम रोल है, नंबर एक। नंबर दो, उसमें एक मिसाल दी गई है कॉलीफाज N4 बैक्टीरियोफाज का नाम है, कॉलीफार N4 एक बैक्टीरियोफाज है।
उसके अंदर ख़ास रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स का नाम है नेफ्रा ए, NFRA। नेफ्रा ए रिसेप्टर्स जो होते हैं ये अहम किरदार अदा करते हैं उस फाज की पेनिट्रेशन में। फाज को बैक्टीरियम के अंदर जाने में नेफ्रा ए रिसेप्टर्स अहम किरदार अदा करते हैं। और ये नेफ्रा ए रिसेप्टर्स किस फाज में होते हैं? ये होती है जनाब आला, हमने बताया आपको, कॉलीफाज N4 में होते हैं। कॉलीफाज N4 में होते हैं। तो टेल का बड़ा अहम रोल है पेनिट्रेशन में, और उन टेल में मौजूद रिसेप्टर्स का बड़ा अहम रोल है पेनिट्रेशन में। अटैचमेंट हो गई, पेनिट्रेशन हो गई। अब एक टर्म लिखी जाती है इर्रिवर्सिबल पेनिट्रेशन या इर्रिवर्सिबल अटैचमेंट या इर्रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ फाज और बैक्टीरियोफाज विद द बैक्टीरियम। तो वो कब होती है और कैसे होती है? तो बड़ा सिंपल है कि जो बैक्टीरियोफाज के जो स्पाइक्स हैं और टेल फाइबर्स हैं, टेल फाइबर्स अगर 6 हैं, बैक्टीरियोफाज में टेल फाइबर्स अगर 6 हैं, उन 6 में से तीन जो टेल फाइबर्स हैं अगर सही तरीके से बैक्टीरियम के साथ अटैच हो गए हैं, सिर्फ तीन अटैच हो गए हैं, तो अब ये इर्रिवर्सिबल बाइंडिंग है, इर्रिवर्सिबल अटैचमेंट है। अब इस बैक्टीरियोफाज ने इस बैक्टीरियम से अलग नहीं होना है, इसने अंदर पेनिट्रेट ही करना है और अपना काम जाके दिखाना है। इसका काम क्या है? इसने अंदर जाके ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है, अपनी तादाद बढ़ानी है, और उसका बैक्टीरियम का सारा निज़ाम दरम बरम करना है, उसकी सारी एनर्जी को इस्तेमाल करना है अपने लिए, और उसकी लाइसेंस कर देनी है। उसकी डिटेल पूरी है, वो हम आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम उसके इस पहले स्टेप पे फोकस कर रहे हैं जो कि है एडसॉर्प्शन। उसमें हमने 2 चीज़ें बताई, अटैचमेंट और पेनिट्रेशन, और इसमें हमने इर्रिवर्सिबल अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपसे शेयर कर दिया। अच्छा, अब स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ एडसॉर्प्शन पे थोड़ी सी बात करते हैं कि एडसॉर्प्शन की स्पीड कितनी होगी और उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो इस बात का इन्हसार 2 चीज़ों पर है। नंबर 1, उस बैक्टीरियम की फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है, उस बैक्टीरियम की जो मेटाबॉलिक स्टेट है वो क्या है, ये बात डिसाइड करेगी कि स्पीड कितनी होगी इस एडसॉर्प्शन प्रोसेस की, कि कितनी जल्दी बैक्टीरियोफाज उस बैक्टीरियम से अटैच होगा और अंदर पेनिट्रेट करेगा। ये उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट पे इन्हसार है, बैक्टीरियम की फिजियोलॉजिकल स्टेट पे इन्हसार है, नंबर 1। और नंबर 2, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल पैरामीटर्स भी हैं जिस पर इसकी स्पीड का इन्हसार है, इस एडसॉर्प्शन प्रोसेस की स्पीड का इन्हसार है। तो मिसाल के तौर पर बताया गया है कि जो फाज लेम्डा है, फाज का नाम है फाज लेम्डा, उसके अंदर भी उसकी टेल में रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये रिसेप्टर पेनिट्रेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। फाज लेम्डा की टेल में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उस वक्त एक्टिवेट होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं और सही काम करते हैं जब माल्टोज मौजूद होता है बैक्टीरियम में। तो माल्टोज जब मौजूद होगा तो रिसेप्टर्स फाज लेम्डा के सही तौर पर एक्सप्रेस होंगे, और जब वो एक्सप्रेस होंगे तो बेहतरीन अटैचमेंट होगी, बेहतरीन पेनिट्रेशन होगी, और वो अंदर जाकर लाइसिस का प्रोसेस शुरू कर देंगे थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब पूरे स्टेप वाइज ये सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये एक है, माल्टोज होगा तो ये काम होगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारी फाजेस हैं जिनके अंदर डाइवेलेंट कैटायंस चाहिए होते हैं, जिनको डाइवेलेंट कैटायंस की ज़रूरत होती है इस बात के लिए कि वो सही तौर पर अटैच हो सकें बैक्टीरियम के साथ। तो डाइवेलेंट कैटायंस की मौजूदगी बहुत सारी फाजेस के लिए ज़रूरी है ताकि वो अच्छे तरीके से अटैच हो सकें बैक्टीरियम के साथ, और जब वो अटैच हो जाएंगे तो लाइसिस तक का वो प्रोसेस स्टेप वाइज हो सकेगा। ये स्पीड हो गई। और अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी तो सामने आती है। कुछ फाजेस ऐसी हैं जिनके खिलाफ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया रेजिस्ट
करते हैं। तो ये होता क्यों है? ये दो वजूहात की बुनियाद पर होता है। एक तो म्यूटेशन हो जाती है, फाजिस में भी म्यूटेशन होती है, बैक्टीरिया में भी म्यूटेशन होती है। और दूसरे नंबर पर लॉस ऑफ रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स ही ख़त्म हो जाते हैं उन फाजिस में, वो रिसेप्टर्स ही ख़त्म हो जाते हैं, वो रिसेप्टर्स ही ख़त्म हो जाते हैं उन फाजिस में जो चाहिए होते हैं अटैचमेंट के लिए। तो इस बात को ऑक्युपाई करने, इस बात को, इस मसले को ख़त्म करने के लिए फाजिस क्या करती हैं, वो अपने फाजिस क्या करती हैं, अपने रिसेप्टर्स को चेंज करती हैं। थोड़ा सा ये सेटलमेंट प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बंदा मेरे पास कोई है नहीं वीडियो बनाने वाला, तो मैं खुद ही ये ज़रा सेटिंग शूटिंग करता रहता हूँ। चलें, तो फाजिस क्या करते हैं, अपने रिसेप्टर्स को फिर चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक फाज है जिसका नाम लिखा हुआ है जी फाज ऑक्स 2, ये एक बैक्टीरियोफाज है। इसमें जो ओम्प ए रिसेप्टर्स है ये अहम किरदार अदा करता है अटैचमेंट में। और जब वो ओम्प ए रिसेप्टर लॉस हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो फाजिस क्या करते हैं, ओम्प ए रिसेप्टर्स को कन्वर्ट कर देते हैं या उसकी जगह प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो एक अलग मैकेनिज़्म है, कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है। वो ओम्प सी और ओम्प पी रिसेप्टर्स कुदरत की तरफ से उनमें फाजिस में आ जाते हैं। और जब वो दो रिसेप्टर्स आ जाते हैं तो फिर ओम्प ए की कमी को पूरा कर देते हैं और प्रॉपर अटैचमेंट हो जाती है बैक्टीरियम के साथ, और आगे जाके वो सारा प्रोसेस लाइसिस तक का हो जाता है। तो इसलिए भी बैक्टीरियोफाजिस बड़ी यूनिक है। हम आपको थोड़ा सा यहाँ ये बता देते हैं कि बैक्टीरियोफाजिस को हमने पहले बताया कि मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, थेराप्यूटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। तो इन मकासद के लिए फाजिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम फाजिस को ही क्यों इस्तेमाल करें ट्रीटमेंट के लिए? तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि एंटीबायोटिक्स ज़रा महंगी होती हैं और फाजिस सस्ते तौर पर तैयार की जा सकती हैं। नंबर दो, दूसरी वजह यह है कि एंटीबायोटिक्स में जो रेजिस्टेंस देखने में आई है बैक्टीरियम के अंदर एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़, तो वो रेजिस्टेंस को दूर करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन फाजिस में भी थोड़ी सी जो रेजिस्टेंस देखने में आई है बैक्टीरियम में, फाजिस के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस देखने में आई है, तो उसको ये ख़ुद म्यूटेशन का प्रोसेस इनमें हो जाता है फाजिस में, और ये फिर उस अपने बैक्टीरियम, होस्ट बैक्टीरियम के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ये फाजिस, और रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होने देते, और अल्टीमेटली उस बैक्टीरियम को पकड़ लेते हैं और उसको तबाह कर लेते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है फाजिस का कि एक तो ये सस्ते तौर पर तैयार की जा सकती हैं, एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट इनमें ना होने के बराबर है। अगर कहीं डेवलपमेंट रेजिस्टेंस की हो भी जाती है तो वो म्यूटेशन के ज़रिए उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं इस मसले को। तो इसलिए भी फाजिस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वजूहात हैं कि हम फाजिस को ही एंटीबायोटिक्स पर क्यों प्रेफर करते हैं। एक वजह तो और ये भी हो सकती है कि फाजिस अपने होस्ट को स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय करते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। इन फाजिस की वजह से बाकी जो फ्लोरा है बॉडी के अंदर, जो हेल्थ के लिए बेहतरीन होता है, उसको ये फाजिस डैमेज नहीं करती। या फाज का कोई भी हिस्सा, कोई एंजाइम अगर हम इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कैप्सिड इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, फाज पूरी इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए ट्रीटमेंट, तो ये फाजिस बाकी बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा को तबाह नहीं करते, जबकि एंटीबायोटिक्स ऐसा करते हैं और बाकी माइक्रोफ्लोरा को तबाह करते हैं, इम्यूनिटी को भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं।
तो ये वजूहात हैं कि हम बैक्टीरियोफाजिस को प्रेफर कर रहे हैं और इन पे काम हो रहा है। तो ये हमने आज थोड़ा सा प्रोसेस बताया कि बैक्टीरियोफाजेस जो हैं उनका इन्फेक्शन साइकिल जो होता है उसमें पहला स्टेप एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होता है और कैसे होता है। इंशाल्लाह उसके अगले स्टेप्स भी आपसे शेयर करते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।